बच्चों पार्टी कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे साथ में। तो बच्चों आपको जैसे मैंने कहा था कि बोर्ड के ना पेपर बिल्कुल लगभग तैयार हो चुके हैं। अब साइट पे अपलोड होने के पहले और प्रिंट आउट निकल के है ना सीधे सीधे धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा आपके जिलेवार तरीके से। और अब बच्चों आपके पास में बिल्कुल आखिरी मौका है तैयारी करने का। अगर आप अभी चूक गए तो हो सकता है कि बाद में आप स्टडी नहीं कर पाओ या फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए बच्चों आप सभी से मैं एक ही बात कहूंगी कि यदि बच्चों आपके जानकार में और भी बाकी बच्चे हैं जिनको पढ़ाई करनी है और किसी कारण से वो नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, है ना, तो आप सभी बच्चों को जरूर क्लासेस भेजिए ताकि बेटा वो अच्छे क्वालिटी में अच्छी अच्छी चीजें को बहुत ही आसान प्यारे तरीके से समझ सके और अपनी कक्षा में टॉप कर सके, है ना। तो सारे बच्चे लोग अपने सभी दोस्तों को क्लासेस को शेयर कर दीजिए। बच्चों शुरू करते हैं आपकी अपनी प्यारी क्लास सुब्बू दीदी के साथ। रेडी? तो सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी बच्चे, एक बार फटाफट से बता दीजिए। और आज आप सभी का बेटा ये चैप्टर है जिसके अंदर हम सभी की सभी कार्बनिक रसायन मतलब आपका कार्बन और उसके यौगिक अध्याय 4 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर आपने ये क्लास कर ली बेटा तो मैं बोल रही हूँ आपके लगभग बेटा 8 से 10 नंबर पक्के ही पक्के हैं, कहीं नहीं जा रहे यहाँ से नंबर। और पूरी तरीके से आप लोग शांति से पढ़ोगे। मैं बस इतना ही आप सभी बच्चों से चाहती हूँ बेटा, ठीक है? ठीक है, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। और बच्चों आपको पता ही है डाउटनट क्लास 10 हिंदी मीडियम चैनल के ऊपर अग्नि बैच लाइव हो चुका है। पता है या नहीं पता है? अग्नि बैच शुरू हो चुका है। तो बच्चों अभी तक यदि आप अग्नि बैच में नहीं जुड़े हो या आपको लगता है कि मैम हम चाहते हैं कि शुरू से शुरू करें या मैम हमने अब तक नहीं पढ़ाई करी, अप्रैल से लेकर के जनवरी मतलब जून तक के कुछ नहीं किया, फिर जून के बाद बेटा हम लोगों ने वापस से कहा था पढ़ लो, फिर नवंबर तक तुमने नहीं पढ़ा, तो अभी भी समय है तुम्हारे पास में, तुम स्टडी कर सकते हो, तुम्हारे पास मौका है आखिरी। तो बेटा आप सभी इस अग्नि बैच को अवश्य ज्वाइन कीजिए। मैं बिल्कुल आपको हिदायत दूंगी कि अगर आपने बिल्कुल जीरो भी पढ़ाई करी है ना तो इस बैच में तुम्हें पूरा पढ़ा दिया जाएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को बेटा बहुत अच्छे से टीचर पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो इसके लिए सारे बच्चे एक बारी क्लास को ठीक है शेयर करना है। तो आज की जो क्लास है इस क्लास की अगर मैं बात करती हूँ बेटा तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं एक ही क्लास में हो रही है आप सभी की। और बच्चों मान लीजिए आप अगर यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो बैच को खरीदने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, दबाएंगे इस लिंक के ऊपर और लिंक ओपन होगी आपकी, सीधा आप एनरोल कर लीजिए बेटा। कोई आपका बीच में तामझाम लफड़ा नहीं रहेगा, सीधे यहाँ से आप क्या कर लीजिए बैच को खरीद लीजिए। ये भाई ये तुम्हारी बड़ी दीदी होने के नाते मैंने तुम्हें बताया है कि बेस्ट चीज तुम कर सकते हो अभी के लिए। इसके अलावा बच्चों आप में से कितने बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ रखे हैं? बताइए कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो व्हाट्सएप पे जुड़े हैं? पहले हाथ कीजिए खड़ा। व्हाट्सएप पे बच्चों कितने विद्यार्थीगण हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और बेटा बिल्कुल दिल से दिल का रिश्ता बन चुका है? बताइए मुझे। हाँ जी बताइए। नमस्ते बेटा, नमस्ते सभी बच्चों को। आज कब से है सब बेटा? सब बढ़िया चल रहा है? तुम बताओ मुझे। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो जो बच्चे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं बेटा लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जा करके व्हाट्सएप चैनल से सीधा जुड़ जाओगे, ठीक है? बच कट गई। राधे राधे सभी को प्रणाम। तो आज की क्लास के लिए तैयार हमारे सारे बच्चे? तो शुरू करते हैं बेटा आपकी अपनी क्लास अग्नि बैच के साथ। ऑफ कोर्स अग्नि बैच आपका वन ऑफ द बेस्ट बैच है बेटा, ठीक है? तो मैं बता रही हूँ यहाँ टॉपर तो एक ना एक निकल रहा है अपने टॉपर्स, और अग्नि बैच में से एक बच्चा तो टॉपर निकल रहा है जिसके मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास में इस बार बहुत अच्छे बच्चे आए हैं, है ना। हमें बहुत खुशी होती है ना शिक्षक के लिए। पता है क्या सबसे बड़ी खुशी है? कि अगर वो 10 बच्चों को भी पढ़ा रहा है लेकिन 10 के 10 बच्चे बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं ना तो बेटा वो एक खुशी ना एक अलग ही होती है। पता है नहीं आपको ये बात? हम चाहते कि सारे के सारे 10 बच्चे अच्छा करें, तो उसके लिए बेटा हम भी मेहनत कर रहे हैं और वो बच्चे भी बहुत मेहनती है। हमें देखकर बहुत अच्छा लगा, उनका जोश है ना, उनका ज्ञान नॉलेज, बहुत होनहार बच्चे हैं आप लोग। तो बच्चों शुरू करें क्लास को, ठीक है?
तो हेलो मैम, माय नेम इज कुणाल। हाय कुणाल, हाउ आर यू? हाय स्नेहा, कैसे हो बेटा आप लोग? लव यू बेटा, लव यू टू। ठीक है, तो चलो क्लास को शुरू करने के पहले थोड़ा सा रिवीजन कर ले, क्या हल्का सा 5-6 क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। तो चैप्टर 4 का अगर आपको बेटा वन शॉट चाहिए होगा और आपको बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए चैप्टर 4 का, अगर आप लोगों ने चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है बेटा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस चैप्टर की लाइव क्लास देख सकते हैं। मैं बता देती हूँ आपको, ये मैंने लाइव कब कराया था। मैंने आपको ये क्लास लाइव करवाया था कुछ दिनों पहले ही, आप देख सकते हो मेरी लाइव क्लास। अरे भैया कहाँ चले गए? रुको, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये रहा नीचे। अरे दादा रे रुको, संभल ही नहीं रहा है, देख रहे हो, संभल ही नहीं रहा है, संभल ही नहीं रहा। ये रहा, देखो सारे बच्चे, ये करवाया था कार्बन और उसके यौगिक, 5 टॉपिक जो कि बेटा थ्योरी क्वेश्चंस थे। इन 5 टॉपिक में सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन थे। अगर आपको बेटा चाहिए कि छोटे मोटे सारे क्वेश्चन है ना, अगर आप टारगेट ही 100 में से 100 कर रहे हो, तो जो बच्चा 100 में से 100 नंबर लाना चाहता है बेटा, ये उन बच्चों के लिए है कि तुम्हारे को चैप्टर 4 के वो टॉपिक करवाए हैं जिसमें से थ्योरी क्वेश्चन आते हैं ना। तो आपने शॉर्ट देखा ही होगा, वो शॉर्ट देखा जो मैंने भेजा था, देखा सब लोगों ने? तो मैंने आपको उसमें बताया था कि यार देखो ये क्वेश्चंस करना है आपको, जिसमें के स्टार्टिंग के टॉपिक बता दिए। बस एक टॉपिक छूटेगा बेटा इस चैप्टर का, वो है आईयूपीएससी नामकरण। तो आप इसके बाद जब भी क्लास लूंगी मैं आईयूपीएससी नामकरण की लूंगी, ठीक है? इसके बाद जब भी कक्षा लूंगी मैं नामकरण की ही लूंगी। ओके बच्चों, ठीक है? तो आईयूपीएससी नामकरण के लिए अलग से एक लंबी क्लास लूंगी मैं। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक के पूरे आईयूपीएससी लेकर के आऊंगी, ताकि बेटा एक भी नंबर नहीं छूटे तुम्हारा। हमें 100 में से 100 नंबर लेकर आना है बेटा, ठीक है? तो कितने बच्चे 100 में से 100 ला सकते हैं? पहले हाथ खड़ा कीजिए। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो 100 में से 100 ला सकते हो भैया? पहले तो स्पैम कर दो 100 आउट ऑफ 100 मैडम, तेजी से। 100 में से 100 पहले बच्चे आप लोग तेजी से स्पैम कर दो। 100 में से 100 हम ला सकते हैं मैम। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अच्छे से तेजी से 100 में से 100। 90 क्यों लाना है? नहीं बेटा, 100 में से 100 लाना है अपने को। देखा, वेरी गुड, 100 आउट ऑफ 100। मैम एक बार बीटीएस आर्मी बोलो। ऑफ कोर्स बेटा, वी आर बीटीएस आर्मी। ओके वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। चालू करें क्लास को। तो इस बैच के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि लाइव बैच है, टेस्ट सीरीज है बेटा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर दिए जाते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत जरूरी है ना। सुपर 500 क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं बेटा। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है इस बैच के अंदर, ठीक है? तो चलो बच्चों शुरू करते हैं थोड़ा सा रिविजन के साथ में। तो अगर आप लोगों को पता नहीं था कि मैडम कैसे कैसे चीजें करना है, तो बच्चों मैं थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध पाए जाते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेटा। ऐसा प्रश्न पेपर में मिलेगा, पर चित्र बना करके मिल सकता है आपको, चित्र के साथ मिलेगा। तो चित्र वाला प्रश्न अगर आपको दिखे तो सारे बच्चे लोग कर लीजिएगा, ठीक है? डायग्राम अगर आपको मिल जाए चित्र के साथ में, ठीक है, तो चित्र वाले प्रश्न आपको मिल सकते हैं जिसमें संरचना बनाकर दी गई होगी। तो संरचना बनाकर दी गई जो प्रश्न होते हैं वो आपको पेपर में मिल सकते हैं, ठीक है? मैम आप भी गेम के साथ लाइव क्लास लाया करो। बेटा गेम मैं खेलती हूँ नहीं, सिखा दो भाई, मुझे भी खाद गेम सिखाई दो, मैं भी अब बोर ही होते रहती हूँ, है ना? चलो बच्चों फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध पाए जाते हैं? जल्दी बताइए भाई, ऐसे ढीले ढीले काम नहीं चलेगा, ऐसे ढीले ढाले काम नहीं चलेगा, काम करना है, मजबूती से करना है। तो बेटा ऑक्सीजन परमाणु के बीच में, ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। O2 को जब बनाते हैं तो ऐसे 2 आबंध लगाए जाएंगे। कैसे? ऐसे 2 आबंध लगाए जाएंगे, ठीक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में द्विआबंध पाया जाता है ना? वेरी गुड। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? ये प्रश्न भी वैसा ही है कि नाइट्रोजन की बात की जा रही है, N2 की बात की जा रही है। तो N2 मतलब कि नाइट्रोजन गैस के अणु जो होते हैं उनमें 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध उपस्थित है? इतना सिंपल प्रश्न है। इसे भी चित्र के रूप में या संरचना के रूप में पेपर में पूछा जा सकता है बेटा। ध्यान रखना, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन में से एक है। सहसंयोजी आबंधों पे प्रश्न आते ही है, ठीक है?
ओके बेटा, बहुत बढ़िया सारे बच्चे। ऑप्शन नंबर विच वन? बी। ऑप्शन नंबर बी बोले तो दूसरा। बहुत बढ़िया, ठीक है। दो आबंध होते, अरे भैया गधो, दो आबंध नहीं होते। बहुत शानदार, गलत कर रहे हो। नाइट्रोजन के दो आबंधों के बीच में 3 ऐसे बंध पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल आबंधन के साथ में जुड़ा हुआ होता है ना? ठीक है। तो नाइट्रोजन के अणुओं के बीच में 3 सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र कौन सा है? उपरोक्त में से बेंजीन पहचानो बेटा। देखो बेंजीन पे प्रश्न बनेगा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंजीन, बेंजीन से प्रश्न आ सकता है। तो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र बताइए। सो बच्चों एक बात बताओ, क्लासेस को आप लोग ना ही शेयर कर रहे हो, ना ही आप अपने दोस्तों को भेज रहे हो। यार क्लास को लाइक क्यों नहीं कर पा रहे हो आप, और क्लास को शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कारण है बेटा? हाँ जी, नहीं आता है ये वाला क्वेश्चन बेटा? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा है बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र कैसा होता है, तो आपको बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र याद करना पड़ेगा। तो कैसा होता है मैं आपको चित्र बताती हूँ बना करके, और आप सारे बच्चे चित्र बना लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो बेंजीन का सूत्र लिखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो बेंजीन का सूत्र लिखेंगे कुछ इस प्रकार से होता है, C6H6। ये बेंजीन का सूत्र होता है। 6 कार्बन के साथ में 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो आपको ऐसे षटकोण के रूप में 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन बनाना है। सब कार्बन के बीच में एकल बंध एकल बंध एकल बंध एकल बंध एकल बंध होगा। हर कार्बन के पास में एक एक हाइड्रोजन होगा। एक हाइड्रोजन आपको देना है ऐसे। हर कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन देनी है। अब क्या करोगे, किन्हीं भी 2 कार्बन के बीच में ऐसे द्विआबंध लगाना है। फिर एक को छोड़ के दूसरे के बीच में द्विआबंध लगाएंगे, फिर एक को छोड़ के दूसरे के मध्य में द्विआबंध लगाएंगे। तो इसे कहा जाता है बेंजीन का स्ट्रक्चर या बेंजीन की संरचना। कई बार बच्चों आपको किताब में ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, यह भी सही संरचना है, गलत नहीं है। अगर आपको ऐसी संरचना मिल जाए है ना, तो ऐसी संरचना को भी सही संरचना मानेंगे। और इसके अलावा एक संरचना और होती है, एक षटकोण के अंदर आपको गोला बना देना है। तो ये तीनों ही संरचना बेंजीन की है। ये संरचना आपको ढूंढनी है आपके ऑप्शंस में से। अब देख ली सब लोगों ने, याद कर ली। 1 कार्बन 2 कार्बन के बीच में डबल बंध, 2 कार्बन के बीच में डबल बंध, 2 कार्बन के बीच में डबल बंध, और बाकी के बीच में एकल बंध एकल बंध एकल बंध। तो अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कौन सा सही होगा। बेटा सबने देख लिया, चलो बताओ फटाफट। सब बच्चे लोगों ने देखा कि नहीं देखा? तो अब हम जब उत्तर पे टिक मार्क कर रहे हैं, तो पहले वाले में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो गलत हो गया, पहले वाला गलत हो गया। दूसरे में डबल बंध नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। देखो इसमें भी बंध नहीं है, इसमें भी नहीं है। फिर इसमें देखेंगे, देखो यहाँ पे डबल बंध है, यहाँ है, लेकिन यहाँ पे बंध नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब होगा जिसके अंदर हमारे पास में देखो कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध, फिर एकल बंध, फिर द्विआबंध, फिर एकल बंध, फिर द्विआबंध उपस्थित है। तो हम सही जवाब कौन सा मारेंगे? जिसमें ये संरचना उपस्थित है, बिल्कुल ऐसी, है ना। तो इसे हम कहेंगे बेटा सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। तो क्या सबको समझ में आया? अरे जल्दी बोलो, क्या सभी बच्चों को प्यार से सिर ठोक करके धर पटक करके समझ में आया? बोलिए बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर की परिभाषा पूछी जा सकती है। यहां से
2 नंबर की परिभाषा पूछी जा सकती है, तो पूछवा दे है, सर पटक के बता दे, आपको परिभाषा बताइए, बोलिए भैया, जोर से बोलो, जय माता जी। शुरू करते हैं अगले प्रश्न के सामने बच्चों, और वो अगला प्रश्न आपके सामने है, समजात श्रेणी क्या होती है? कितनों को परिभाषा याद हो गई है समजात श्रेणी की? क्या हमने पिछली कक्षा में समजात श्रेणी पढ़ा था बेटा? क्या हम लोगों ने समजात श्रेणी याद कर रखा है? 2 नंबर का बेटा परिभाषा आता है इसका, 2 नंबर में परिभाषा पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। क्लास में मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो सारे बच्चे एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, अपने बाकी दोस्तों के साथ में तेजी से शेयर कर दो पहले तो, और फायर इमोजी के साथ। हाँ जी, यदि तुम बीटीएस लवर है तो पर्पल हार्ट, अगर तुम सुब्बू लवर हो तो रेड हार्ट, है ना? अगर तुम सुब्बू दीदी के लवर्स हो तो रेड हार्ट, अगर बीटीएस लवर हो तो पर्पल हार्ट। कमेंट सेक्शन में भेज देंगे बच्चे, तेजी से बच्चों। हाँ जी है कि नहीं, बताओ भैया। तो सर पटक के घुस रहा है किसी के दिमाग में, तो बच्चे बोल रहे हैं मैडम दूसरा नंबर का, दूसरा कौन सा बेटा? बी नंबर, बी बोल रहा है, बी है ना, CH3OH CH3COOH। ओहो, अरे भैया देखो, तुमको इसका ट्रिक बताती हूँ, अगर ऐसा प्रश्न आए तो कैसे करोगे? अरे भैया सारे बच्चे सुनना, तेरा ट्रिक सुनना इसका, है ना। सुब्बू दीदी के लवर है तो पर्पल हार्ट, नहीं बीटीएस लवर है तो पर्पल हार्ट, सुब्बू दीदी के लवर है तो रेड हार्ट, रेड हार्ट गाइस। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर लव 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 लव, थैंक यू सो मच। आगे बढ़े, ओके। तो कितने बच्चों को नहीं आता? कोई बात नहीं, नहीं आता नहीं आता, हाथ खड़ा करो पहले तो। कितने स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, समजात श्रेणी क्या होता है? तेजी से बच्चों, मैं बताऊंगी यार, तुम क्यों लोड लेते हो? सब बताऊंगी मैं, सब बताऊंगी मैं, सब बताऊंगी तुमको। चलो, जिनको नहीं आता सीधा हाथ खड़ा करो, कोई डरने की बात थोड़ी है, सीख रहे हैं ना हम लोग। तेजी से, बहुत बच्चों को नहीं आता यार, बहुत बच्चों को नहीं आता, कोई बात नहीं। चलो, तो अब हम सिखाएंगे तुमको एक नई कहानी। देखो लिखा क्या है बेटा, समजात लिखा है, देखो क्या लिखा है, उपरोक्त में से समजात श्रेणी कौन सी है? यही लिखा है ना, समजात, समजात श्रेणी। एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम्हारे पास में अगर मैंने यहाँ पे लिखा है समजात, मतलब कि सम मतलब होता है एक, जात मतलब तो पता ही है तुमको, एक ही जात वाले हैं। यादव लोग है क्या? कोई यादव क्लास के अंदर है? यादव नंजी, आपका सरनेम क्या है? देखो यादव, यादव एक जात वाले लोग, है ना? जानते हो कि नहीं जानते हो? ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास में सबके सबकी एक जात होती है तो उसको हम समजात कहते हैं, एक ही जात वाले। तो वैसे ही हमारे पास में एक ही जात वाले लोग केमिस्ट्री में भी तो हो गए ना जी, तो हमारे पास में एक ही जात वाले लोग समजात श्रेणी के होते हैं। इसका एक और पहचानने का तरीका होता है, पहचान का तरीका ये होता है कि इनके 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य, 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य एक कार्बन 2 ही हाइड्रोजन का अंतर पहचानना है बेटा। आपको क्या करना है? आपको एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर पहचानना है ना? ओम भूर्भुवः स्वाहा, बोलो आर्मी हेटर्स का स्वाहा। अरे भैया इतने लोगों का बाहा, पढ़ाई में क्या आता है नाहा है? हमने तुमसे क्वेश्चन पूछा और तुम बोले बाबा, ऐसे नहीं करना है बेटा। सब लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो सारे बच्चे? यस, सारे बच्चे लोग एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करो बेटा, कि कोई बात नहीं, गलती होगी, हम सीखेंगे। तो पहली बात तो एक ही जात के होने चाहिए, दूसरी बात कि क्रमागत सदस्यों के बीच में एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का अंतर होना चाहिए। तो ये 2 तरीके होते हैं पहचानने के। चलो, तो जैसे मैंने आपको बोला कि बेटा एक ही जात वाले पहचानो, तो पहली बात तो एक जात वाले पहचानो। क्या ये दोनों एक जात के हैं? नहीं है। ये बेटा मीथेन है, सब लोग देखो, CH4 को कहते हैं मीथेन, इसे कहते हैं मीथेन, जबकि C2H6 को कहा जाता है एथीन। मीथेन का फैमिली मेंबर एथेन होगा, जिसके
अंत में एन आता है, इनके सरनेम देख लो सब लोग, सरनेम देखो एक जैसे है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, अगला मेंबर प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इनके सरनेम एक जैसे है। तो जिनके सरनेम एक जैसे है वो एक जात वाले, लेकिन ये तो एथीन है, तो एथीन का फैमिली मेंबर होगा प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, है ना। तो एथीन के मेंबर जो है बेटा इनके सरनेम इन है। सब लोग देखो इनके सरनेम में इन आता है। अरे देख रहे हो सारे बच्चे, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, पहले बताओ। तो इनके अंत में क्या आता है, इन आता है, तो एथइन आएगा, प्रोपइन आएगा, ब्यूटीन आएगा। क्या एक ही जात के लोग हैं, जल्दी बताओ, क्या एक ही टाइप के आबंधन है? क्या ये हमारे पास में एक ही वाले हैं क्या? नहीं है। तो हम कहेंगे भैया ये तो गलत होगा वा, ये बिल्कुल गलत जवाब था जो कि बच्चे लोगों ने दिया था। फिर कुछ बच्चे बोले मैडम ये वाला और ये वाला सही है। बेटा फिर देखो यहाँ OH है, यहाँ COOH दिख रहा है, क्या दोनों एक ही है? नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो गलत हो गया। फिर C2H6 CH3OH, क्या दोनों एक है? नहीं है, तो हमारे पास में E भी गलत हो गया और यहाँ लिखा है C2H6। अब बच्चों यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो जा रहा है हमारे पास में, ठीक है। ऊपर ऊपर सॉरी बेटा, ये एथीन नहीं है बाबा, ये एथीन नहीं है। 2 दूना 4 ये भी एथेन है बेटा, ये एथेन है, ये एथेन है। सब लोग देखो जितना कार्बन उसका दुगने से तो ज्यादा हाइड्रोजन है, ये भी एथेन है, तो ये तो बेटा रिश्तेदार हुए। अरे एथेन मेथेन रिश्तेदार हुए, पहला सही है यार, पहला सही है। मेथेन एथेन रिश्तेदार हुए ना जी, मेथेन और एथेन तो रिश्तेदार हुए, मेथेन और एथेन तो रिश्तेदार हो गए, है ना। मेथेन एथेन तो रिश्तेदार हो निकले ना यार, ये तुम घुमा देते हो भैया, है ऐसा नहीं करना यार, पेपर में ऐसा नहीं करना यार, ठीक है। तो CH4 बेटा सभी लोग देखो, CH4 C2H6, इन दोनों के मध्य में सभी लोग देखना अंतर निकालिएगा। क्या एक कार्बन, अगर मैं C2H6 में से CH4 घटाऊंगी तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन मिलेगा क्या? तेजी से हाँ या ना में जवाब दीजिए सारे बच्चे। भैया एक बारी भैया गर्दा उड़ा दीजिए, यूपी वालों क्या कर रहे हो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? मैम आई एम कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज, समझो मेरी बात। सूत्र होता है जितने कार्बन उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, तो जितना कार्बन उसके दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होता है। मुझे एक्चुअली 6 नहीं 4 दिख रहा था, मेरी आंखें खराब है, मुझे ये 6 नहीं बेटा मुझे 4 दिख रहा था, ये मेरी गलती, मुझे 4 दिखा था तो मैंने एथीन मान लिया था, ये 4 नहीं 6 है, 6 है ना। तो ये बेटा मेरी आंखों की खराबी है जो मुझे दिखाई नहीं पड़ा, तो ये 6 लिखा हुआ है। तो आपको देखना है कि अगर कार्बन की संख्या से के दुगने से ज्यादा हाइड्रोजन है, क्या बोला मैंने, अगर कार्बन की संख्या से दुगने से ज्यादा हाइड्रोजन है, तो कार्बन का संख्या कितना है, 2 है, 2 से ज्यादा कितना लिखोगे, कार्बन की संख्या 2 है और 2 का दुगना कितना होता है, 4, 4 से अगर संख्या ज्यादा है तो वो होगा तुम्हारे पास में एल्केन, तो इसे हम कहेंगे भैया तुम कौन हो, एथेन हो। तुम कौन हो, तुम हो एथेन, इसे कहा जाता है एथेन, इसे कहा जाता है मेथेन। तो मेथेन एथेन भाई भाई, मेथेन और एथेन कौन है, भाई भाई है, तो भैया एक ही रिश्तेदार को हम कहते समझाते हैं बाबू। और फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर भी देखो दोनों का हम लोग बोलेंगे कि एक ही जात के लोग हैं, तो ये भी समझात हुए, तो हम कहेंगे एल्कोहल एल्कोहल भाई भाई। देखो यहाँ पर OH ग्रुप होता है एल्कोहल, तो एल्कोहल एल्कोहल जो है हमारे पास में क्या कौन है, तो एल्कोहल एल्कोहल भाई भाई ग्रुप है। अतः चौथा और पहला वाला सही होगा, तो हम कहेंगे चौथा और पहला वाला सही जवाब है बेटा, बी विकल्प सही जवाब है। तो कितना बच्चों का बी उत्तर बिल्कुल सही था, हाँ जी, कितने बच्चों का बी वाला सही जवाब है? तो हमसे पूछा था समझात श्रेणी, समझात 2 है बेटा, तो ये भी समझात है, ये भी समझात है, ये आपकी एल्केन का मेंबर है ना, एल्केन्स है ये, मेथेन एथेन प्रोटीन ब्यूटेन, ये कौन है आपके एल्केन है। तो एल्केन कौन होते हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो मेथेन होता है CH4, आपको जहां जहां N है वहां वहां क्या करना है, संख्या रखनी है, मेथ मतलब 1 कार्बन, एथ मतलब 2 कार्बन, तो C2H6 हमारा दूसरा सदस्य होगा, C3H 6 6 2 12, सॉरी आपका 3 3 2 6 7 8 है ना,
तो प्रोपेन आपके पास में हो जाएगा। तो ये आपके एल्केन्स है बेटा, है ना। तो ये एल्केन्स है, ये अल्कोहल्स है, तो दोनों एक ही जात के लोग हैं समझाते हुए। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है और वो है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के बीच में 3 आबंध उपस्थित होते हैं। बेटा क्या हमने हाइड्रोकार्बन को पढ़ रखा है? हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा जाता है, मैंने आपको पहले बताया था। हाइड्रोकार्बन HC, इसे हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसको 2 भागों में बांटते हैं, संतृप्त असंतृप्त। अरे भैया बच्चों ध्यान में आ रहा है कि भूल गए? संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम इन्हें कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जहां पर हमारे पास एल्केन मेंबर हो गए, इसके एल्केन होते संतृप्त, जितना कार्बन उसका दुगना से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, आपको ये रटना था। असंतृप्त 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके पास में एल्कीन और दूसरे होते हैं बेटा एल्काइन। एक होते हैं एल्कीन, दूसरे होते हैं एल्काइन। एल्कीन वो सदस्य होते हैं जहां पर जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन होगा, एल्काइन में जितना कार्बन उसका दुगने से 2 कम हाइड्रोजन होगा। एल्केन में एकल बंध पाया जाता है, एल्कीन में द्विबंध पाया जाता है, एल्काइन में 3 बंध पाया जाता है। ये चीज बच्चों आपको पता थी? यहां तक हम जानते हैं एकल बंध वाले एल्केन, द्विबंध वाले एल्कीन, 3 बंध वालों को एल्काइन कहते हैं। पहचान का तरीका, हमें कार्बन की संख्या देखना है, जहां n क्या है 1 2 3 4, तो हम बस 1 2 3 4 चेक करेंगे बेटा। तो मैं देख रही हूं यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, 1 कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। सूत्र से मैच करो बेटा, कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है इसके अंदर फिट। तो हमारे पास फॉर्मूला बैठ रहा है कि कार्बन 1 है और ये 4 हाइड्रोजन है, मतलब कि दुगने से 2 ज्यादा, तो 2 + 2 4, मतलब ये तो भैया नहीं होगा, इसमें एकल बंध है, दिख गया एकल बंध है। फिर C2H6 देखो सारे बच्चे, तो 2 गुना, तो दुगना तो 2 है ना, 2 दूना 4, 2 दूना 4 धन 2 लिखेंगे इसको, तो 2 दूना 4 धन 2, ये तो एल्केन हो गया। तो हमारे पास में C2H6 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो ये भी एल्केन है, तो ये भी एल्केन है, आपका ये भी एल्केन है, तो दोनों गलत जवाब है। C3H8 देखेंगे तो हमारे पास में जितना कार्बन, तो बेटा 3 कार्बन है, 3 का दुगना, 3 दूना 6 होता है, 6 में 2 जोड़ो 8 हो जाएगा, तो ये भी एल्केन है। तो ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, बचा कौन, डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। और तुम्हारे पास बेटा C2H2 लिखा है, तो जितना कार्बन उसके दुगने से कम हाइड्रोजन। देखो हमें बस कार्बन की संख्या देखना है बेटा, हमको क्या करना है, सिर्फ कार्बन की संख्या देखना है। तो जितना कार्बन अगर उसके दुगने से कम हाइड्रोजन है तो वो एल्काइन होगा, अगर दुगने से ज्यादा हुए तो एल्केन होगा, अगर दुगना हुआ तो एल्कीन होगा। आपको बस इतना ट्रिक याद रखना है, रखोगे याद? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, यहां तक कि सबको समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, जल्दी बोलिए सारे बच्चे, जल्दी बोलो रे भैया, ऐसे नहीं काम चलेगा। ठीक है, अब बताइए मुझे कि ये सूत्र किसका है, उपरोक्त सूत्र किस केमिकल का है? CnH2n+2 बेटा, ये किसका फॉर्मूला है, जल्दी बताओ मुझे, देखती हूँ कितना आ गया। अब भी किया हमने ये प्रश्न, जितना कार्बन उसका दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, कौन सा है बेटा, एल्केन का है। वाह भाई वाह, कितने बच्चे लोग जवाब दे चुके हैं, कितने बच्चे जवाब दे चुके हैं? मैम जी आपका बाल बहुत अच्छा है, कौन सा ऑयल यूज करती हो? बेटा अगर मैं झूठ बोलूं तो चलेगा? झूठ बोलूं कि सच बोलूं, बताओ, सच बोला जाए कि झूठ बोला जाए? मेरे बालों के, मेरे सुंदर बालों का राज बताया जाए कि नहीं बताया जाए, बताइए। अरे बोलो भैया, बालों का राज जानना है या नहीं जानना है? हाँ जी, सच बोला जाए कि झूठ बोला जाए? तुम्हारे भी बाल झड़ तो नहीं रहे ना किसी के कि मैडम टेंशन हो गया था, अब हमारी पूरे बाल उड़ गए हैं, मैडम पेपर का बहुत टेंशन हो रहा था, पूरे बाल एकदम झड़ के बिखर चुके हैं, छेद बन गए हैं बालों के अंदर, ऐसा तो नहीं है किसी के पास में? पक्का? झूठ ये है कि कोई बेटा तेल लगाती हूँ मैं, सच ये है कि मैं कोई तेल नहीं लगाती हूँ। तो तुम्हें जो मानना है मानो, मैं तेलों का यूज नहीं करती हूँ, बस टाइम टाइम पर सर धोते रहती हूँ, ऐसे ऐसे, है ना, अच्छे से सर धोती हूँ, रगड़ रगड़ के ऐसे ऐसे करके,
और समय समय पर बाल काटते रहना चाहिए। मुझे लगता है 2-3 महीने में बाल काटते रहा करो, 3-3 महीने में बाल, मतलब छटनी करवाते रहा करो बालों की, लड़कियों को स्पेशली बोलूंगी, है ना। उपरोक्त में से बेटा पूछ रहा है किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है। 3 आबंध वाला हाइड्रोकार्बन बेटा एल्काइन होता है। एल्काइन का पहचान है कि जितना कार्बन है उसके दुगने में से 2 घटा दो। तो मेरे पास में इन सब में कार्बन के दुगने से ज्यादा हाइड्रोजन था, तो यहाँ दुगना करके देखो, यहाँ दुगना करके देखो, यहाँ दुगना करके देखो, यहाँ दुगना करके देखो। अगर हाइड्रोजन की संख्या दुगने से ज्यादा है तो वो एल्केन होगा, कम है तो क्या होगा, एल्काइन होगा, और बराबर है तो एल्कीन होगा। बस इतनी पहचान है। अगला, अब बच्चों हमारे पास में जिस चीज के लिए तुम्हें बुलाया था वो चीज पर पहुंच चुके हैं हम, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। बेटा सुन लो मेरी बात, आपके पास में सीधा 6 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, ये है ना। रासायनिक गुण मतलब कि सारी रासायनिक अभिक्रिया, 6 नंबर का सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ये सीधा सीधा 6 लाइन में 6 अभिक्रिया, 1 2 3 4 5 6, एक तो ऐसा, या फिर 1 2 3 अभिक्रिया लिखने के लिए बोल दे। इस तरीके से पूछेगा 6 नंबर का 6, या फिर बेटा 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछेगा, और ऐसा ही पेपर सेट होता है आप लोगों का। 2 नंबर का आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो भैया मुझे बताओ, क्या तुम एक भी नंबर खोने का डेयर रखते हो क्या? ठीक है, तो शुरू करें बच्चों क्लास को। चलो यार एक बात बताओ, आज बच्चे कम क्यों दिख रहे हैं मुझे क्लास के अंदर? कुछ हुआ है क्या कि सारे बच्चे अग्नि बैच तो नहीं पहुंच गए? क्लास के सारे बच्चे अग्नि बैच तो नहीं पहुंच गए? ऐसा कुछ है क्या कि मैडम हम तो अग्नि बैच में एडमिशन ले लिए है, तो अब काहे सोच रहे हैं कि काहे यूट्यूब पर आए? ऐसा कुछ है क्या? बताइए मुझे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, अग्नि बैच ले लिया, नहीं लिया है तो जाओ ले लो। तो बच्चों चलो फटाफट से तैयार है रासायनिक गुण यानी रासायनिक अभिक्रिया के लिए। तो सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया होती है दहन अभिक्रिया। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया को हम कहते हैं दहन अभिक्रिया। मैम आप लोग जल्दी से जल्दी साइंस का मॉडल पेपर करवाएंगे कि नहीं? बेटा आज तुम्हें 4 क्वेश्चन जो दिखे थे वो मॉडल पेपर में से थे। 3 से 4 क्वेश्चन में जो लेकर आई थी वो मॉडल पेपर के प्रश्न थे बेटा। तो कैसे लगे प्रश्न देख करके बताओ? जो बहुविकल्पीय प्रश्न में लेकर आई थी बेटा उसमें से 4 प्रश्न मॉडल पेपर के थे, कैसे लगे देखकर बताइए? कैसा लगा आपको मॉडल पेपर देखकर? पहले ये बताओ मुझे, सुनते क्यों नहीं? कौन नहीं सुन रहा है भाई? हाँ जी, अच्छा लगा? ऐसे प्रश्न मिलेंगे। हलवा था, हलवा था, क्या बात है। मिक्स बेटा मिक्स, चलो जो मिक्स क्वेश्चन लाती हूँ मैं हमेशा, तो देखते हैं कितने बच्चे अच्छा कर पाते हैं। तो चलो बेटा सबसे पहली अभिक्रिया है जिसका नाम होता है दहन अभिक्रिया। बेटा पेन पेपर लेकर बैठिए, बिल्कुल अपने कान खोल के सुनिएगा क्योंकि अब बहुत लोगों की जलने वाली है। तो बच्चों आपने जितने भी कार्बन के अपर रूप देखे, कार्बन, तो कार्बन के जितने यौगिक है तो आप कह सकते हो कि सभी हाइड्रोकार्बन, आपको ये लिखना है, सभी हाइड्रोकार्बन जल के, जब भी जलेंगे मतलब कि दहन हो रहा मतलब जलना, दहन हो रहा मतलब कि जलना, तो सभी हाइड्रोकार्बन जलकर मतलब कि दहन होकर, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन अभिक्रिया करके, दहन करके CO2 गैस और जलवाष्प देती है। क्या देती है? CO2 गैस और जलवाष्प देती है। ये आपसे पूछेगा तो आपको बताना चाहिए। उदाहरण के साथ हम दो उदाहरण लेंगे बेटा। उदाहरण के लिए आप लोगों के घर में LPG गैस होती है क्या? LPG गैस, और हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस। मैं आपको 2 गैसों के बारे में बताऊंगी।
एक बेटा प्राकृतिक गैस होती है, दूसरी आपकी एलपीजी गैस होती है। एलपीजी गैस पता है किससे बनती है? कितने बच्चों को पता है एक्चुअल में एलपीजी गैस के अंदर कार्बन का यौगिक होता है? पहले तो वो बच्चे हाथ खड़ा कीजिए। कितने बच्चे जानते हैं? तेजी से बताइए। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में पता है कि एलपीजी गैस के अंदर ब्यूटेन होती है? तो बेटा ब्यूटेन पाई जाती है, जिसको आप C4H10 कह सकते हो, मुख्य घटक होता है इसका C4H10, ये एलपीजी होती है। तो एलपीजी का जब आप ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में दहन करते हो, किसकी उपस्थिति में? हम जब भी एलपीजी का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं, जलाते हैं, तो बेटा ये अभिक्रिया करके हमेशा आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे और साथ में जलवाष्प देंगे। ये आपको सीखना पड़ेगा। ब्यूटेन है, जल रही है, CO2 मिलेगा, H2O मिलेगा। C4H10 ब्यूटेन का सूत्र होता है। प्राकृतिक गैस को बेटा मीथेन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीथेन कहते हैं। मीथेन कहाँ मिलती है? गोबर गैस। मीथेन को गोबर गैस भी बोलते हैं। तो गोबर गैस हो गया आपके पास में मीथेन। तो मीथेन का सूत्र होता है CH4। ऑक्सीजन के साथ में जल करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगी और जल हमें दिया जाता है, पानी की प्राप्ति होगी। ठीक है, इतना आसान है बेटा ये प्रश्न, इतना आसान है करना, और उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग सभी के सभी कर लोगे इसको। अब हम इसे संतुलित कर सकते हो। अगर आप लोग संतुलित करें बेटा, तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, आपके पास में 2 ऑक्सीजन है, वहां पे 2 हाइड्रोजन है। तो आप सबसे पहला काम करिएगा, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए। तो 10 वहां पे 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो लेट्स मल्टीप्लाइड बाय 10, यहाँ 10 का गुना कर दीजिए। तो कितनी ऑक्सीजन होगी आपके पास में? सब लोग देखो, 10 ऑक्सीजन आपके पास में हो गई है। सो 10 इज द ऑप्शन। सो 10 हाइड्रोजन है, तो 10 बैलेंस कर लो। 10 टाइम 2, 10 दूना 20 होता है। 10 दूना 20 होता है। यहाँ पे 10 हमारे पास में क्या है? 10 हमारे पास में बेटा हाइड्रोजन है। 20 बनाने के लिए हम यहाँ 2 का गुना करेंगे। कर लिया 2 का गुना, तो 2 का गुना करने से आपके पास में कितना आ गया? 10 दूना 20। तो हाइड्रोजन संतुलित हो गई। पर क्या कार्बन संतुलित है? नहीं है। कार्बन में बेटा हम देख रहे हैं कि 4 यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पे 2 का गुना कर दिया, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो 8 कार्बन है, तो हम यहाँ पे आंख मूंद करके 8 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या हो गया आपके पास में? 8 का गुना कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर आपने 8 का गुना कर दिया, तो कार्बन संतुलित हो चुका है। सभी लोग देखिए, तो 4 दूना 8 आपने यहाँ पर कर दिया। अब हम किसको संतुलित करेंगे? लास्ट में, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन दीदी को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन दीदी को हमेशा आखिरी में संतुलित करना है आप सभी बच्चों को। तो चलो बच्चों संतुलित करते हैं। तो लेट्स बैलेंस टुगेदर। तो हमारे पास में 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 8 दूना 16 और 16 10 कितना होता है बेटा? 26। टोटल कितनी ऑक्सीजन है आपके पास उत्पाद में? टोटल 26 है क्या? बताइए मुझे, क्या टोटल 26 ऑक्सीजन है सबके पास? देखो, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 दूना 16, यहाँ पे कितनी 20 टोटल ऑक्सीजन है। तो देखो 8 दूना 16, 16 प्लस कितना हो गया? 10, 26 हो गई। 26 ऑक्सीजन है। तो हमें यहाँ पर संतुलित करने के लिए किसका गुना करे कि 26 आ जाए बेटा? 2 में किसका गुना करे 26 आ जाए? तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 होता है। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो हम यहाँ 13 का गुना कर देंगे, बैलेंस हो गया। देखो संतुलित हो गया। तो हमने यहाँ पर 13 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो हमारे को बेटा संतुलित समीकरण मिल गया। तो देखिए 4 दूना 8 कार्बन, 8 कार्बन, 20 हाइड्रोजन, 20 हाइड्रोजन, 13 दूनी 26 ऑक्सीजन, तो 8 दूना 16 और 10 26 ऑक्सीजन हमारे पास में होगी। संतुलित करना नहीं भूलेंगे। साथ में बेटा ढेर सारी मात्रा में यहाँ पर ऊष्मा का उत्पादन होता है। बहुत बढ़िया। कितनों को आ गया? कितने बच्चों को आ चुका है? तो ये हमारे पास में बेटा अभिक्रिया हुई है। आपको यहाँ लिखना है उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये जल की प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार से मीथेन में देखिए 1 कार्बन, कितनी हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ पर है। अगर मैं वहां पर 2 का गुना कर दूं, तो 2 का गुना करने से क्या होगा कि 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पर फिर 2 का गुना कर दूंगी।
सबसे पहले हाइड्रोजन को संतुलित करना है, उसके बाद में हम बाकी को संतुलित करेंगे बेटा, बस इतना कर लीजिए। आ गया समझ में सबको? हो गया सबका? बहुत बढ़िया। चलिए अगला अभिक्रिया है बेटा आपके पास में, इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हम अगली अभिक्रिया पढ़ रहे जिसका नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नाम क्या बेटा आपके पास में इसका? इसका नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो बेटा ये क्या होती है, सभी बच्चे बताइए। हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण अध्याय पढ़ा था। उस अध्याय के अंदर ऑक्सीकरण का मतलब क्या बताया था कि ऑक्सीजन का योग हो जाता है ना। हमारे अभिकारक में क्या होता है, अभिकारक के अंदर अभिकारक में ऑक्सीजन का योग हो जाता है। यही सीखा था क्या बेटा, जल्दी बताओ? क्या हमने यही सीखा था कि ऑक्सीकरण के अंदर O2 का योग हो जाता है? हाँ जी बेटा, क्या हो गया? बोलिए बोलिए बेटा। रुखसार अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दीजिए। क्यों देगी वो अपना इंस्टाग्राम आईडी? क्या चल रहा है बेटा? सब मेरे एग्जाम में आया था, मुझे पता है बेटा, तुम्हारे परीक्षा में आता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, तुम लिख के ले लो। तुम्हारे परीक्षा में तुम्हें यही सारी अभिक्रिया मिलेगी, है ना। ये सभी एग्जाम में आया था, मुझे पता है ना बेटा, ये प्रश्न में पूछते हैं। हैलोजन अलग है बेटा, हैलोजन अभिक्रिया अलग है। मैम आप अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दीजिए, तो मेरा इंस्टाग्राम ढूंढ सकते हो भाई, SUBHADRA सुभद्रा MD47। ये बेटा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। अगर तुमको फॉलो करना है या फिर तुम्हें मान लीजिए कभी कुछ डाउट आता है, आप लोग इजीली पूछ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, अगला ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बाद में बात करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो हम समझेंगे बेटा कि हमारे पास में एक कार्बनिक यौगिक है जिसे बोलते हैं एथिल एल्कोहल। कितने बच्चे जानते हैं एथिल एल्कोहल को? बेटा एथिल एल्कोहल का सूत्र रटना है आपको, ये रटना ही पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना है आपको। एथिल एल्कोहल क्या होता है? एथिल एल्कोहल जल्दी से कितनों को याद है बेटा? हाँ जी, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला कितनों को याद है? तो ये होता है C2H5OH। ध्यान रखिएगा, एथिल एल्कोहल को ऐसा भी लिखा जाता है, और कई बार बेटा क्या होगा आपके पास में, एथिल एल्कोहल को ऐसा भी लिखोगे। कैसा लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे, CH3CH2OH। एथिल एल्कोहल को ऐसा भी लिखा जाता है। आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, CH3CH2OH, या बेटा आप लोग शॉर्ट में C2H5OH ऐसा भी लिख सकते हो। दोनों ही एथिल एल्कोहल है। तो एथिल एल्कोहल का बेटा हम क्या करते हैं ना, ऑक्सीकारक पदार्थों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकारक पदार्थों की उपस्थिति में हम ऑक्सीकरण कराते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास में क्षारीय KMNO4 है, इसे हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। ये बेटा एक ऑक्सीकारक पदार्थ है। अब ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन प्रदान करता है यहाँ पे। तो हमारे पास में हमारे यौगिक को ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो यहाँ मिलती है नवजात ऑक्सीजन। क्या मिलती है बेटा यहाँ पर? यहाँ मिलती है नवजात ऑक्सीजन। और ये नवजात ऑक्सीजन जो है हमारे ये केमिकल देते हैं। तो ये केमिकल बोलता है कि जा जी ले अपनी जिंदगी, तो ऑक्सीजन को दे देता है। किसको? एल्कोहल को। और यहाँ से बेटा ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को हटाएगी। देखो यहाँ पे ये जो H2 है, H2 को निकाल देगी यहाँ से। ये जो H2 है, H2 को यहाँ से हटा देगी। तो H2 आपके पास में हट गया। H2 को गायब कर दो यहाँ से। क्या करना है तुमको? H2 को गायब कर दो। कर दिया तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास जो जो बचा है उसको हम लिख लेंगे। कई बार बच्चों आपके पास में अब बचेगा CH3। मैंने क्या कहा यहाँ से? ये जो हाइड्रोजन है बेटा, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, इसको हटा के यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। जोड़ दिया, क्या बचेगा? COOH। और मैंने क्या बोला? H2 बाहर निकाल दीजिए। क्या बचा आपके पास में? हाँ जी बताइए सारे बच्चे, क्या बचा बेटा आपके पास में? CH3COOH।
इसे कहा जाता है एसिटिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है एसिटिक अम्ल। हम इसे क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं। आई लव यू बेटा, लव यू टू, थैंक यू सो मच। मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो पढ़ाई पे ध्यान दे दो बेटा। मैं केमिस्ट्री भी उतना अच्छा पढ़ाती हूँ, है ना। मैं रसायन विज्ञान भी उतना ही अच्छा पढ़ाती हूँ जितनी मेरी शकल है अच्छी। थैंक यू, है ना। तो इतना तो मैं तुमसे उम्मीद कर ही सकती हूँ, सारे बच्चों से, है ना। सारे बच्चों से मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकती हूँ कि सारे बच्चे फटाफट से क्लास को शेयर कर दो। तो इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। बात समझ में आई सबको? इसे कहा जाता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो CH3COOH आपके पास में कहलाएगा, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़े अगले टॉपिक के ऊपर। तो ऑक्सीकरण समझ में आया सबको? जल्दी बताओ, थम्स अप करो तेजी से, सारे बच्चे थम्स अप करो। ऑक्सीकरण समझ में आया? हाँ जी, अरे बोलो जल्दी से। ऑक्सीकरण भेजे में घुसला गाय, पक्का? तो हमने क्या किया? हाइड्रोजन को निकाल दिया, ऑक्सीजन को जोड़ दिया। क्या किया बेटा? हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया है, ठीक है। और हमारे पास ऑक्सीजन जुड़ गई और यहाँ से हम देखो हाइड्रोजन को बाय बाय बोल दिया, बाय निकल गई। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास में निकल गई बाहर, देखो माइनस कर दिया, माइनस हाइड्रोजन, -H2 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा। अगली अभिक्रिया का नाम होता है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया कहा जाता है किससे? चलो बताते हैं हम आपको। संकलन का मतलब होता है जुड़ना। इसे हम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं बेटा। इसको हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्या होती है योगात्मक अभिक्रिया? तो आपको लिखना है निकिल, पैलेडियम या प्लैटिनम की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो अपने द्वि और त्रि आबंधों के कारण अधिक क्रियाशील होते हैं, उनका टूट जाना और वहां पे बेटा हाइड्रोजन के साथ में जुड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि इस अभिक्रिया में जितने भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, जितने भी आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो बेटा हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में, वापस से तुम्हारे पास में हाइड्रोजन गैस को निकिल और पैलेडियम के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? अरे भैया, असंतृप्त के बंध टूट जाएंगे और वो संतृप्त में बदल जाएगा। इतनी आसान अभिक्रिया है। चलो उदाहरण से समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा, उदाहरण के साथ समझेंगे बाबू लोग। तो उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण चलिए सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम किसका? एथीन दीदी का। किसका? एथीन का। एथीन क्या होती है? एथीन होती है C2H4। पता है बेटा आपको ये बात? C2H4 एथीन का सूत्र होता है। कितने बच्चों को नहीं पता? कोई बात नहीं, एथीन होती है C2H4, इसे एथीन कहते हैं। तो एथीन के अंदर बेटा जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो क्या मैं हाइड्रोजन को H ऐसा लिख सकती हूँ बेटा? क्या मैं हाइड्रोजन को H सिंगल बंध H लिख सकती हूँ क्या? जल्दी बताइए, क्या हाइड्रोजन को H सिंगल बंध H लिखा जा सकता है? हाँ या ना? जल्दी बोलो भैया, पनवेल निकलना है बेटा। अशोक कुमार क्लास में लेट नहीं आते, उसके लिए जल्दी आना पड़ता है कुछ समझ में आने के लिए। अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, प्लीज 5 मिनट पीछे करके देखो। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर तुम्हें कुछ फंस भी रहे होगे ना, तुम क्लास में समय पर आया करो, तुम्हें सब समझ में आएगा, है ना। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों बाद आए क्लास में। चलो तो हम बेटा समझ रहे थे, क्या हम H' लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? जल्दी बोलो। तो जब ये रिएक्शन करेगा निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में, तो इन्हें कहा जाता है उत्प्रेरक। इसे क्या बोलते बेटा? इन्हें बोलते हैं उत्प्रेरक।
उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, लेकिन ये वो मम्मी की चप्पल है जो कि खुद पेपर देने नहीं जाती लेकिन तुम्हें पढ़ाने के लिए मजबूर कर देती है। समझे? निकेल और पैलेडियम वो चप्पल है जो कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ में अभिक्रिया तो नहीं करती लेकिन अभिक्रिया करने के लिए मजबूर कर देती है। बात समझ में आई? बात समझ में आई सबको? जल्दी बताओ यस और नो गाइस। तो अब अभिक्रिया होने पर क्या होगा? ये देखो बंध टूट जाएगा यहाँ पे, CH डबल बंध टूट गया। तो यहाँ पे बेटा देखो CH एज इट इज था, डबल बंध था, टूट गया। तो अब यहाँ पे देखो खुल गया, बंध खुल गया। सारे बच्चों को दिख रहा है? देखो यहाँ पे दो बंध थे तो दोनों कार्बन पे दो हाथ खुल गए, दिख गया? बच्चा देखो, सारे बच्चे, कार्बन में दो बंध थे, दो बंध को तोड़ करके आपको हाथ ओपन कर देना है। तो बंध खुल चुके हैं, तो बंध खुल जाने पर क्या बोला था मैंने? एक हाइड्रोजन एक हाथ पे, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे हाथ पे जा जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बेटा क्या हो गया? देखो डबल बंध से कार्बन एकल बंध में आ गया है, तो तीन हाइड्रोजन, इसे कहते हैं एथेन। इसे कहते हैं एथेन की प्राप्ति हुई है, इसे कहा जाता है एथेन की प्राप्ति हुई है। बात समझ में आई सबको? गुड। तो बच्चों ये थी आपकी संकलन अभिक्रिया जिसमें हमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। फिर जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तेजी से स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। अगला टॉपिक, अगला अभिक्रिया हम समझेंगे, और ये बेटा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर पेपर कठिन बनाना है तो आप सभी को पेपर में बोलेगा कि बताइए वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है। तो जिन बच्चों को नहीं पता बेटा, वनस्पति घी जो होते हैं वो हमारे पास में मतलब हमारे नेचर में पाए जाने वाले तेल होते हैं। तो वनस्पति तेल कौन से? जो हमें प्रकृति में मिलते हैं, है ना। प्रकृति में जो नॉर्मल तेल पाए जाते हैं उनको ही हम वनस्पति तेल कहते हैं। तो वनस्पति तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये कौन होते हैं? ये असंतृप्त होते हैं। तो वनस्पति तेल के ऊपर जब बेटा निकेल या फिर पैलेडियम की उपस्थिति में फिर से हमें हाइड्रोजन गैस डालनी है, सेम टू सेम, बस आपको यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जहां लिखा था वहां वनस्पति तेल लिखना है। तो वनस्पति तेलों के ऊपर जब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में प्रवाहित कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा बेटा? हमें मिलते हैं वनस्पति घी। तो डालडा नाम सुना है किसी ने? है, घरों में डालडा प्रयोग करते बेटा। तो ये वनस्पति घी जो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आप लोगों ने डालडा का नाम सुना होगा। डालडा एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो डालडा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और डालडे के साथ में अगर आपको मैं बोलूं बेटा, ये स्वास्थ्य के लिए खराब होता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है, स्वास्थ्य के लिए खराब है। और इसे हम जनरली डालडे के नाम से बेचते हैं, मार्केट में डालडा कहते हैं इसे। और अक्सर जो भंडारे होते हैं और जो जहाँ पे शादी ब्याह होते हैं वहां पे बेटा अक्सर डालडे का प्रयोग करते हैं शुद्ध घी की जगह। तो बिल्कुल घी की तरह लगता है पर ये घी नहीं है, क्योंकि ये बनाया जाता है तेलों से। और ये बेटा स्वास्थ्य में, कई बार आपको बता दूं, जिसको हार्ट अटैक आता है वो अक्सर ऐसे तेल घी खाते रहता है और इसी कारण से उसको बीमारियां होती है। तो ये बेटा आपके पास में कहलाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। इस प्रक्रिया का नाम है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। सेम है पर इसे हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, बस। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या है आपके पास में? अगली है बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? किसी को उठा के पटक दिया, तुमने क्या किया? एक को उठाया दूसरी जगह पटक दिया, प्रतिस्थापन हो गया।
यहां से उठा के वहां धरपटक कर दिया, प्रतिस्थापन कहा जाएगा। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के लिए क्या होता है कि कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को प्रकाश या ऊष्मा की उपस्थिति में परमाणुओं के द्वारा हटा दिया जाता है और खुद जुड़ जाते हैं। इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के साथ समझेंगे बेटा। उदाहरण के लिए हम बात कर रहे हैं किसका? मीथेन का। क्या सारे बच्चे मीथेन को जानते हैं? अरे बोलो भैया, मीथेन क्या होता है? CH4। मीथेन क्या होता है? ये कहाँ पाई जाती है? बायोगैस बोलते हो तुम, प्राकृतिक गैस के नाम से जानते हो। तो ये है मीथेन, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन। तो बेटा मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। मीथेन के साथ में हम क्या कर रहे हैं? मीथेन के साथ में जब हमने ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये मीथेन है बेटा, CH4 कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? CH4। तो हमने एक कार्बन के 4 हाथ बना दिए हैं, चारों हाथों पे हाइड्रोजन चिपका दिया है। तो जब हाइड्रोजन के साथ हम क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया करवाते हैं। सो आपने क्या करवाना है बेटा? मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई, तो क्लोरीन होता है Cl2। Cl2 को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? क्लोरीन गैस को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? Cl2। क्या बेटा क्लोरीन गैस को Cl लिख सकते हैं क्या? जल्दी बताइए, क्या क्लोरीन को Cl-Cl लिख सकते हैं? यस और नो, जल्दी बोलो, हाँ या ना। तो हमने क्या किया? क्लोरीन को लिखा Cl-Cl, और जब इसको सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करवाते हैं तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी क्या होगी बेटा? ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन हाइड्रोजन को मुक्का मार के बाहर निकालेगी। क्लोरीन ये वाले हाइड्रोजन को मुक्का मार के बाहर निकालेगी। क्या करेगी? मुक्का मार के बाहर निकालेगी, बोलेगी भाग यहाँ से। तो ये हाइड्रोजन बोलेगा ऐसे कैसे? तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में जुड़ करके बाहर निकल जाएगा और ये हट जाएगा यहाँ से। देखो, तो यहाँ से बेटा हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ HCl बना लिया, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और साथ में क्या मिला आपको? आपके जितने भी हाइड्रोजन थे, तो आप ऐसे कहोगे CH और यहाँ पे लिख दीजिए Cl। तो Cl ने हाइड्रोजन को हटाया, खुद जुड़ गया, लेकिन ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में HCl गैस बना लेता है। तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। इसे कहते हैं क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये हुई आपकी अभिक्रिया। इसे कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया के ऊपर चलते हैं बेटा। ये अभिक्रिया होगी एथेनॉल की। एथेनॉल की 2 अभिक्रिया बेटा आपको प्रश्न पूछेगा, जनरली 4 अभिक्रिया। चलो आपको ना बताती हूँ प्रश्न कैसे पूछेगा। आपसे प्रश्न पूछेगा इस प्रकार से, जो प्रश्न पूछेगा कि बोलेगा एथिल अल्कोहल की यानी C2H5OH की 4 रासायनिक अभिक्रिया लिखो। C2H5OH की 4 रासायनिक अभिक्रिया लिखो। क्या बोलेगा? ऐसे बोलेगा। तो कितने बच्चे इन अभिक्रियाओं को लिख पाएंगे? चलो बताओ। कितने स्टूडेंट्स ऐसे? बेटा क्या कर रहे हो यार? बेटा पढ़ा, स्टूडेंट्स क्या चल रहा है बेटा लाइफ में तुम्हारे? भाई क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? पढ़ाई लिखाई कर लो, IAS IAS बनो। बातचीत इतनी बातें तो बेटा बता रही हूँ तुमको, मक्खियां भी नहीं करती गुनगुन गुनगुन जितना तुम कर रहे हो, गुनगुन गुनगुन गुन। वर्टिकल क्यों लिखा है? हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हो, तुम्हारी चॉइस। बिल्कुल लिख सकते थे बेटा, वर्टिकल भी लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हो। बोर्ड्स के बच्चे हैं इसीलिए बेटा। 10th है, बोर्ड है, जरूरी है, 11वीं में सब्जेक्ट लेने के लिए जरूरी है। ऐसे मत करो भैया, हाँ ऐसे काम मत करिए सारे बच्चे। इतना घुनुड़ किस चीज के लिए करते हो भाई? बहुत ज्यादा बात कर रहे हो भाई। इतनी बात तो बेटा सच बता रही हूँ, जो मिठाई पे मक्खी बैठती है, देखा किसी ने? मिठाई के ऊपर मक्खियां बैठती है और वो फिर भू 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 करते रहती है, तो तुम उससे भी बेटा बेकार चल रहा है हालत, है ना? तो मत करो, कमेंट सेक्शन में से कमेंट मत करो, है ना? अपन पढ़ रहे बेटा, पढ़ाते हैं ना सीधे से। तो आपसे ना
एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूछेगा। तो चारों की चारों रासायनिक अभिक्रिया हमें करनी पड़ेगी। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया हमने सीखी कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो मैंने आपको पढ़ा रखी है। अभी हमने ऑक्सीकरण करी, तो ये अभिक्रिया आपको लिखनी है। दूसरी अभिक्रिया आपको बताऊंगी जिसमें बेटा हम क्या कर रहे हैं, सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया हम करने वाले हैं। सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। तीसरे नंबर पे हम जो करने वाले हैं इन्हें कहा जाएगा, जिसको आप कह सकते हो बेटा, इसे आप कहते हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना, या आपके पास में इसे कहा जाता है जनरली निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया। चौथे नंबर पे बेटा जो आपकी अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया को आप लोग बोलते हो एस्टरीकरण। ये 4 अभिक्रिया बेटा आप सभी लिखिएगा। ये 4 अभिक्रिया आपसे पेपर में पूछेगा, और ये चारों अभिक्रिया हम इसमें से एक पढ़ चुके हैं, ऑक्सीकरण, तो ये हम कर चुके हैं। ये वाली, ये वाली, ये वाली मैं आपको अभी बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया के ऊपर। तो सोडियम धातु के साथ चलते हैं, बात करते हैं कैसे करेंगे। तो बेटा इसे बोलते हैं एथेनॉल अल्कोहल की या एथेनॉल की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो एथेनॉल क्या होता है, वापस से CH3 CH2OH, इसे कहते हैं एथिल अल्कोहल, इसे कहा जाता है एथिल अल्कोहल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलेंगे एथिल अल्कोहल। मैंने क्या बोला, सोडियम धातु के साथ करना है अभिक्रिया, तो हम इस अभिक्रिया को करेंगे सोडियम धातु के साथ। ये तुम्हारी सोडियम धातु है, सोडियम धातु। तो जब सोडियम धातु के साथ में एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब एथिल अल्कोहल के साथ में सोडियम धातु की अभिक्रिया होती है तो सोडियम धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। क्या करती है, सोडियम धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। काम ही इसका, ये धातु का काम है हाइड्रोजन गैस निकालना। H2 गैस निकाल देती है, और बेटा जहां पर हाइड्रोजन था, जो हाइड्रोजन है उसको निकाल देगी। तो मेरे पास में 2CH3 CH2O, जहां हाइड्रोजन था निकाल दिया, तो क्या बचा बेटा मेरे पास में ONA। तो जहां हाइड्रोजन था वहां अब कौन है, सोडियम है। तो सोडियम धातु ने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है जो ऑक्सीजन के साथ में था। तो इसे बोलते हैं बेटा अल्कोहल। अल्कोहल का हाइड्रोजन जो है सोडियम धातु के द्वारा विस्थापित कर दिया गया है, और इस विस्थापन अभी आप इसको बोल सकते हो कि सोडियम ने विस्थापन कर दिया है, और ये जो केमिकल मिला है इसे हम कहते हैं सोडियम एथ ऑक्साइड। नाम क्या है इसका, सोडियम एथ ऑक्साइड। इसको हम बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड। ओके, नेक्स्ट अगली अभिक्रिया निर्जलीकरण। निर्जलीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जनरली आपसे अलग अलग बेटा, आपसे दिमाग लगा, जब भी पेपर आएगा तो पेपर अगर थोड़ा सा भी कठिन आया तो आपसे दिमाग लगाने के लिए बोलेगा। तो निर्जलीकरण में क्या होता है, इस अभिक्रिया को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि भी कहते हैं। तो ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है कि एथिल अल्कोहल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पे गर्म किया जाता है। एथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2OH। इसको हम क्या कर रहे बेटा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पे गर्म कर रहे हैं। आपको एक छोटी सी चीज समझाऊंगी बेटा, जो H2SO4 है इसे निर्जली कारक कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये पानी निकालेंगे, पानी को गायब कर देता है, पानी को यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो हमारे केमिकल से पानी निकालेंगे। तो बेटा एक बात बताना, सारे बच्चे सुनना, जो एथिल अल्कोहल है
सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो एथिल अल्कोहल है बेटा, क्या एथिल अल्कोहल को हम ऐसा लिख सकते हैं CH2OH। बेटा क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं? क्या एथिल अल्कोहल को ऐसा लिखा जा सकता है? चलिए बताइए बच्चों, क्या एथिल अल्कोहल को ऐसा लिखा जा सकता है? देखो CH3 CH2OH, यही तो है CH3 CH2OH। इसी को हमने थोड़ा सा खोल के लिख दिया, इसको हमने थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सब लोग देखो, मैंने बोला पानी निकालेगा, तो पानी निकालो यहां से। तो एक हाइड्रोजन और OH, देखो एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक और हाइड्रोजन, तो H2O, 1 2 और O, तो H2O, यहां से क्या निकल गया? पानी निकल गया। तो उत्पाद में बेटा पानी मिल गया आपको, बचा क्या? CH और बीचों बीच में डबल बॉन्ड। क्या बच गया आपके पास में? देखो सारे बच्चे, डबल बॉन्ड बच गया। आपको ऐसा भी अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है ना, तो भैया जिन बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता उसको तो सबसे आसान तरीका बताती हूँ मैं। ऐसे करो आप लोग, ऐसा लिखो कि मेरे पास में था C2H5OH, है ना। कहा गया कि भैया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र है लिखना है ना, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करेंगे हम लोग? गर्म करेंगे। तो सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में हम 443 केल्विन ताप पे जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन और मतलब 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन निकलेगा, C2H4 बच गया। हुआ क्या बेटा? देखो मैंने बोला पानी निकाल दो, पानी निकल गया। क्या बचा तुम्हारे पास में? 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन बच गया। तुमने पानी निकाल दिया, तुम्हारे पास में क्या बच गया? 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो इसे कहते हैं एथीन। एथीन कौन है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है बेटा। एथीन कौन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये कौन है आपके पास में? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो कि हमें मिल चुका है। तो ये इतना आसान है बेटा, है ना अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया है एसिटिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब इसमें आती है बेटा, हमें इसकी 4 से 5 अभिक्रिया पढ़नी है। एसिटिक अम्ल की हमें अलग अलग अभिक्रिया पढ़नी है। सबसे पहली अभिक्रिया हम पढ़ेंगे वो है बच्चों आपकी मेरे ख्याल से एस्ट्रीकरण। यस, तो आपके पास में C2H5OH की अभिक्रिया हम पढ़ेंगे विद CH3COOH। ध्यान रखिएगा, ये आपके पास में कौन है? तुम्हारा एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जब एसिटिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा? दूसरी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे जिसको आप लोग इसको बोलते हैं एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। इसे कहते हैं एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। इसका नाम क्या है? एस्ट्रीकरण। दूसरी अभिक्रिया का नाम होता है जिसे हम कहेंगे, और वो है बेटा कि CH3COOH के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये अभिक्रिया अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया आप जिसे कहोगे और वो हो जाती है जिसमें आप एसिटिक अम्ल को बेटा क्या कर रहे हो? किसी अन्य पदार्थ जैसे कि तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये तीसरी रिएक्शन है। चौथी अभिक्रिया बच्चों आप लोग जो लिख सकते हो, और वो अभिक्रिया है जनरली कि आपके पास में आप क्या करवा रहे हो? 1 2 3 है ना। और ये हाँ चलो ठीक है, तीन रिएक्शन इनफ से, 3 रिएक्शन इज इनफ। ठीक है, आप इसमें ऐसा कर सकते हो लाइक दिस, है ना। एक ये कर दीजिए, दूसरी कर दीजिए CH3COOH प्लस Na2CO3। एक और रिएक्शन मुझे याद आ रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सी थी, जो कि इस बार आपके पेपर में पूछी गई है। सोडियम धातु के साथ, अम्ल की धातु के साथ रिएक्शन। तो ये सारी अभिक्रियाएं हमसे पूछ सकता है बेटा। ये 4 से 5 रिएक्शन है जो कि आपको करके जाना है। ये 5 अभिक्रिया जो कि आप सब बच्चों को आनी चाहिए। और चलो एक एक करके हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एस्ट्रीकरण से। एस्ट्रीकरण क्या होता है? तो बच्चों एस्ट्रीकरण की बात करते हैं तो एस्टरीकरण अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें हमें एस्टर मिलता है। तो एस्ट्रीकरण ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या मिलता है? हमें एस्टर की प्राप्ति होती है।
एस्टर एक पदार्थ है जिसका जो सुगंध होता है, इसका जो सुगंध है बेटा, सुगंध बिल्कुल फलों की तरह, फलों की गंध होती है, फलों की मीठी गंध होती है, बढ़िया सी है ना, एकदम पके पके फल होते हैं ना एकदम, तो एकदम मधुर मधुर सी सुगंध आती है। इन्हें ही हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। तो एस्टरीकरण में क्या होगा, एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या मिलता है, एस्टर और जल मिलता है। तो एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, ठीक है। तो एथेनॉल की हम क्या कर रहे हैं बेटा, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल क्या होता है, CH3COOH, सभी लोग देखिए CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं C2H5OH के साथ। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि बेटा सभी लोग देखे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्या C2H5OH को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, बताइएगा मुझे, ऐसे है ना, क्या मैं OH C2H5 उल्टा लिख दूं इसको, सारे बच्चे बताइए। CH3COH एसिटिक अम्ल है, ये मेरा एसिटिक अम्ल है, और एसिटिक अम्ल के साथ एथिल अल्कोहल को घुमा के उल्टा करके लिख दिया मैंने ताकि हम समझ में आए। यहां से बेटा ये पानी निकाल दो, देखो पानी निकल गया, HOH पानी निकल गया, यहां से निकाल दिया, किसकी उपस्थिति में, निर्जलीकारक सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकारक ही पानी निकालेगा। तो पानी निकाल दीजिए, यहां से पानी निकल गया, H2O निकल गया, क्या बचा हमारे पास, जो बचा है लिख देंगे, CH3COO C2H5 लिख देंगे ऐसे, C2H5। देखो हमने क्या किया, यहां से HOH, इसको हटा दो, इसको हटा दो, और दोनों को जोड़ के लिख दो। तो इस केमिकल को बोलते हैं बेटा एस्टर, इस केमिकल को कहते हैं एस्टर। तो इस अभिक्रिया का नाम हो जाता है एस्टरीकरण, इस अभिक्रिया का नाम हो जाता है एस्टरीकरण अभिक्रिया। ओके, चलिए अगली अभिक्रिया है एथेनोइक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। तो ये बेटा अभिक्रिया पहले करते हैं हम लोग, एथेनोइक अम्ल CH3COOH के साथ में हम यूज कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सोडा है, बेसिकली खाने का सोडा कहते हैं बेटा इसको हम लोग, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा इसका नाम होता है, बेकिंग सोडा या इसे हम लोग बोलेंगे खाने वाला सोडा। तो जब खाने वाले सोडे का रिएक्शन हम लोग एसिटिक अम्ल के साथ में करेंगे तो ध्यान रखना उत्पाद में हमें क्या मिलेगा बेटा, सोडियम लवण। ध्यान रखेगा सोडियम जो है, सोडियम इस हाइड्रोजन को हटा देगा, सोडियम तुम्हारे पास में इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। तो हमारे पास बच्चों यहां मिलेगा CH3COONA प्लस हाइड्रोजन के साथ बेटा यहाँ जल मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो सोडा और ये क्या आपके पास में अम्ल, तो सोडा अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, पानी बनाता है, लवण बनाता है। इसका नाम क्या होगा बेटा हमारे पास में, सोडियम एथेनोएट, एथेनोएट, इसका नाम क्या होगा, सोडियम एथेनोएट। हेलो बेटा, स्वागत है आपका, न्यू स्टूडेंट बेटा, नया बच्चा, स्वागत है आपका, ठीक है। तो ये आपकी एक अभिक्रिया होगी बेटा। ये सेम अभिक्रिया हमने अम्ल, क्षार और लवण में भी देखी है, हाँ है ना। ये सेम टू सेम अभिक्रिया अम्ल, क्षार, लवणों में भी देखी। किसी अम्ल के साथ खाने का सोडा अभिक्रिया करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है लवण के साथ में, सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे बेटा अम्ल बदल गया है। ये अम्ल कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में खाने के सोडे का रिएक्शन किया है, संतुलित कर दीजिए, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि H2O बाहर निकल रहा है ना, HH, ओके, नहीं चलो संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। चलो अगला जो है तुम्हारे पास में इसी प्रकार से सोडियम कार्बोनेट, CH3COOH के साथ में हमने सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का अभिक्रिया करवाया। सारे बच्चे देखिए, हमने CH3COOH के साथ में Na2CO3 का अभिक्रिया करवाया है। अभिक्रिया करवाने पे क्या मिलेगा हमारे पास बेटा, यहाँ पर CH3COOH के साथ Na2CO3 का जब अभिक्रिया करवाया जाएगा तो सेम टू सेम हमें फिर से बेटा क्या मिलेगा, CH3COONA प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नो डाउट हमें प्राप्त होगा। 2 सोडियम है, हमें 2 सोडियम चाहिए होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 2, है ना। पानी कितने निकलेंगे, पानी के भी हमारे पास में फिर
बेसिकली यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, वहां पे CO3 था, तो बेसिकली बैलेंस है क्या केमिकल रिएक्शन, देख लीजिए एक बारी, है ना। तो 2NO2CO3 बैलेंस बेटा रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपकी अभिक्रिया हो रही है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा, दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। चलिए, तो ये दोनों ही अभिक्रिया आपसे पूछेगा, जो कि आपको बनना चाहिए। आपको हमेशा देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण मिल रहा है। फिर हम अगला अभिक्रिया करवाने वाले हैं एस्टर की अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करने से हमें प्रारंभिक अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण मिलता है। जनरली कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण मिलता है और लवण को फिर से हम लोग वापस से अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो फिर से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। तो ये रिएक्शन ऐसी होती है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, एस्टर के साथ अगर आपने मान लीजिए किसी क्षारक की अभिक्रिया करवाई है, तो हमें क्या मिलता है, मतलब बेसिकली कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण प्राप्त होता है। और साथ में हमें अल्कोहल की प्राप्ति होगी। क्या मिलेगा हमें, अल्कोहल मिलेगा। समझाती हूं, एस्टर क्या होता है। एस्टर का सूत्र था CH3COO C2H5। अभी हमने अभिक्रिया करी तो हमें मिला CH3COO C2H5, जो कि किसी क्षारक मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्षारक क्या है, NaOH है। तो जब हम इन दोनों के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो रिएक्शन करवाने के बाद हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। बेटा यहां से ब्रेकअप करवा दो, इन दोनों का ब्रेकअप करवा दीजिए। ब्रेकअप कैसे होगा, यहाँ पे देखो ब्रेकअप हो गया, तो ये C2H5OH के साथ जुड़ जाएगा। देखो इसके साथ जुड़ेगा C2H5, सोडियम जो है यहाँ पे इसको हटा के जुड़ जाएगा। तो आपको 2 यौगिक मिलेंगे, CH3COONA प्लस C2H5OH, जिसको आप बोलते हो अल्कोहल। ये आपका एथिल अल्कोहल है, और एथिल अल्कोहल के साथ में हमें मिलेगा सोडियम एथेनोएट। इसे क्या कहते हैं हम लोग, सोडियम एथेनोएट कहते हैं। किसी अम्ल की प्रेजेंस में ये होता था, तनु अम्ल की प्रेजेंस में। अब बच्चों ये था आपके पास में एक और अभिक्रिया। अब इसके बाद जो अभिक्रिया जो मैं आपको बोल रही थी कि सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, तो बच्चों एक छोटी सी चीज आपको मैं बता देती हूं, इसे हम कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। एंड जो मैं आपको बोली थी बेटा वो ये है कि CH3COOH के साथ जब हम Na की अभिक्रिया करवाएंगे, तो ये अभिक्रिया मतलब क्या है, आपके पास में देखो सोडियम धातु है। धातु ये ऑक्सीजन के साथ वाले हाइड्रोजन को विस्थापित करती है और खुद जुड़ जाती है। तो आपके पास में CH3COONA मिलेगा और हाइड्रोजन गैस की मुक्ति हो जाती है। तो हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या है बेटा, पहचान हमारे पास में ये है कि ये पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, ध्वनि के साथ जलती है, ज्वलनशील हो जाती है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सोडियम धातु के साथ में एसिटिक अम्ल अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोएट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब एस्टर के साथ किसी अम्ल या क्षारक की अभिक्रिया, बेटा इस अभिक्रिया को साबुनीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, साबुनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पे हमें जो लवण मिल रहा है सोडियम एथेनोएट, ये लवण बच्चों साबुन बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। तो साबुन बनाने के लिए हम लोग कच्चे माल की तरह साबुन में हम लोग इसी केमिकल का यूज करते हैं। तो इस अभिक्रिया को साबुनीकरण भी कहा जाता है, सल्फोनिफिकेशन अंग्रेजी में कहते हैं। अब बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एस्टर का अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा के अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम पोटेशियम लवण बनता है, इसे साबुनीकरण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट था, बता दिया आपको मैंने। अब बच्चों ये सारे टॉपिक आपके इस चैप्टर के हो चुका है। आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, इसे कहा जाता है साबुन और अपमार्जक। क्या कहते हैं इसे, साबुन और अपमार्जक। इसे कहा जाता है साबुन और अपमार्जक। साबुन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपमार्जक से धुलाई सफाई, इस पे एक टिप्पणी लिखो वाला प्रश्न आता है।
टिप्पणी लिखिए। डेफिनेटली बेटा एक क्वेश्चन आपसे आएगा 2 नंबर का, 3 नंबर का, ठीक है। इसमें ही एक टॉपिक है मिशेल की संरचना, तो मिशेल के ऊपर 4 शब्द लिखिए, ऐसा करके पूछ लेगा आपसे। तो बेटा इसमें चित्र के ज्यादा नंबर है। अगर आप मुझसे पूछो कि इसमें थ्योरी से ज्यादा चित्र के ऊपर नंबर मिलता है। अगर आपने चित्र सही बनाया है आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा बिना किसी चिंता के, और चित्र में जो बनाया है उसको 4 लाइन में लिख के आ जाइएगा। ऐसे ही आपको नंबर लेना है। तो समझाती हूँ कैसे। तो बच्चों साबुन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि साबुन जो होता है वो बहुत बड़े बड़े भारी कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। मतलब ये है कि मेरे पास में बेटा बहुत लंबी लंबी कार्बन की चेन है और उसमें आपका COOH लगा है। इसे बोलते हैं लंबी कार्बोक्सिलिक चेन वाले यौगिक। इसे क्या बोलते हैं? लंबी चेन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो होता क्या है कि जब इसका हम लोग सोडियम या पोटेशियम लवण लेंगे तो ये लंबी सी चेन के अंदर का जो यहाँ का हाइड्रोजन है इसको हटा के आप लोग सोडियम पोटेशियम लगा दो, तुम्हें मिल जाती है उसकी श्रृंखला। इसे बोलते हैं साबुन। तो सबसे सरल साबुन अब तक जो देखा गया है, सबसे सरल साबुन जो अब तक देखा गया है उसमें 17 कार्बन है। कितने? 17। और हाइड्रोजन होते 35 और COONA। ये बेटा अब तक का सबसे सरल साबुन पाया गया है। C17H35 साबुन का सूत्र कह सकते हो उसको आप। सबसे सरल साबुन का सूत्र है ये C17H35 COONA। तो इस अभिक्रिया का मतलब बेसिकली आपको इस केमिकल का यूज करना है। ध्यान रखना ये जो बेटा हिस्सा है C17H35, ये हिस्सा, ये भाग किसी काम का नहीं है, ये भाग आपका काम का है। ध्यान रखना ये भाग किसी काम का नहीं है, भाग मेन काम का है ये वाला। इस वाले में आयनिक सिरा होता है, जहां पे धातु होती है। ध्यान रखिएगा जहां पे धातु उपस्थित है तो धातु क्या करती है? धातु यौगिक को आयनिक बना देती है। तो हमने तो समझा कि भाई कार्बनिक यौगिकों में सारे के सारे सहसंयोजी बंध होते हैं, लेकिन चूंकि साबुन में आयनिक बंध होता है इसीलिए हम कहेंगे कि साबुन काम करता है कुछ इस प्रकार से। मैं एक्सप्लेन करती हूं कैसे। तो साबुन का सूत्र बेटा आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, चलो, है ना। तो साबुन जो है इसकी लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन केवल मृदु जल के साथ सफाई करते हैं। और ये ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कि साबुन के बारे में लिखना क्या है, कैसे करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया साबुन का सबसे सरल सूत्र याद कर लो इसको, C17H35 COONA। सोडियम धातु है धनात्मक होगी, बाकी पूरा साबुन ऋणात्मक होगा बेटा। पूरा साबुन कैसा होगा? ऋणात्मक आवेश पर होगा, सोडियम धनात्मक आवेश पर होगा। ये आवेश का महत्व है। अब होता क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो ये ऋणात्मक आवेश वाला भाग होता है ये होता है बेवफा, बैरागी। क्या होता है बेटा? ये होता है बेवफा। बेवफा बोले तो बेवफा 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 निकला है, ये है झूठा। चलो तो बेवफा कैसे हुआ समझना। इसकी पानी से बिल्कुल नहीं बनती, ये पानी से दूर भागता है, मतलब इसे कहते हैं जल विरागी। इसे कहते हैं जल विरागी हिस्सा। जबकि जो सोडियम होता है इसे कहा जाता है जल रागी सिरा। तो ये होता है आपके पास में जल रागी सिरा। तो ये हिस्सा जो है बेटा आपके पानी से जाके चिपकेगा। जल रागी मतलब कि पानी के लिए प्रेम, है ना। तो पानी के प्रति पानी से जुड़ता है ये भाग, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक और ये होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब फोबिया होता है ना, डर लगता है, फोबिया हो जाता है। किसी किसी को कुत्ते से डर लगता है। अरे वो जिसको रेबीज हो जाता है, कुत्ता काट लेता है तो क्या होता है उसको पानी से बहुत डर लगता है। जहां पानी देखता है वो पानी से भागने लगता है, तो इसको भी वही जाता है। तो बेटा यहाँ पर जल विरागी का मतलब क्या है? जल विरागी का मतलब ये है कि भैया यहाँ से पानी को हटा दीजिए, निकाल दीजिए, भगा दीजिए। तो हमारे पास में ये वाला हिस्सा जल से दूर भागेगा या पानी से दूर रहता है, मतलब पानी इसको छू नहीं सकता, पानी इसको छू नहीं सकता, पानी सिर्फ इसको छुएगा। किसको? इसको। तो जब हम इसको दर्शाते हैं तो हम इसे कार्बन की लंबी श्रृंखला को ऐसे दर्शाते हैं।
कार्बन की लंबी चेन को हम इस तरीके से दर्शाते हैं बेटा, लंबी लंबी चेन होती है तो हम इसको ऐसा जिगजैग जिगजैग जिगजैग, और यहाँ पे लिखेंगे COO नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव। तो ये आयनिक सिरा हो गया, ये तुम्हारे पास में जल विरागी सिरा है। इसे कहते हैं पूछ, इसे कहते हैं सर, हेड टेल, इसे कहते हैं सर, इसे कहते हैं पूछ। तो ये पूछ जो है ऐसे दुम हिलाएगी, पूछ पूछ हिलाएंगे ऐसे दुम दुम दुम, और ये तुम्हारे पास में मस्त सर है इसका। तो होता क्या है जब तुम्हारे पास में साबुन की सफाई करते हैं, अब समझाती हूँ कि सफाई कैसे होती है। तो बच्चों हमारे पास में सफाई के समय आपको समझाती हूँ कि देखो मान लो कपड़ा गंदा है तो कई बार हमारे पसीने है ना, पसीना होता है तो हमारे पास पसीने के कारण ये जो ये कॉलर हो गया, अंडर आर्म्स वाला एरिया हो गया, थोड़ा सा काला सा हो जाता है, होता है ना, ऑयली ऑयली गंदा गंदा सा हो जाता है। तो ये सिरे तेलीय होते, तेलीय मतलब ऑयली होते हैं हल्के से। तो माना कि कपड़ों के ऊपर ऑयल लगा है, ठीक है, माना कि कपड़ों के ऊपर ये देखो ऑयल लगा है, क्या लगा है, तेल लगा है, ये क्या है बेटा, तेल लगा है। अब तेल क्या पानी से चिपकता है, बताइए मुझे, क्या तेल पानी का दुश्मन है, तेल पानी का बेस्ट फ्रेंड है, बताओ। तेल जो होता है, जो हमारे शरीर की गंदगी होती है, वो तेल पानी से भागता है दूर। हमें ये बात पता है कि जो हमारे शरीर में निकलता है वो क्या ऑयल होते हैं ना, बेसिकली तेल निकलता है, तेलीय वसा पदार्थ निकलता है, तो ऑयल्स बाहर निकलते हैं। तो ऑयल हमारी बॉडी के जो भी है कपड़ों के ऊपर लगे होते हैं, तो ऑयल क्या करेगा, पानी से दूर भागता है, पानी से नहीं चिपकता ऑयल। तो पानी भी जल विरागी है, तेल कैसा, तो तेल भी जल विरागी होता है। तेल कैसा है, तेल भी जल विरागी होता है। अरे भैया ये भी जल विरागी। तो अब मैं क्या करूंगी, साबुन को पानी में डाल के घसूंगी। तो साबुन को जब हम लोग घसेंगे तो साबुन क्या करता है, साबुन का दो हिस्सा होता है जो मैंने आपको बताया, एक होगा ये हिस्सा, तो ये तुम्हारे पास साबुन है, यहाँ तुमने लगाया COO नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, देखो। तो ये है जल विरागी हिस्सा। तो जल विरागी मतलब दुश्मन है भैया पानी का ये वाला जल रागी है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब तुम साबुन लगाते हो तो ऐसे ढेर सारे एक साबुन के अणु, ऐसे ढेर सारे अनगिनत साबुन के अणु आते हैं अपनी पूंछ दुम हिलाते हुए ऐसे पानी के अंदर, क्योंकि पानी से चिपकते नहीं है ये। तो जल विरागी सिरा दोस्त बन जाता है। तो जो पूंछ है बेटा, आपको ध्यान रखना, जो पूंछ होती है वो क्या करती है, ऐसे ढेर सारे अणुओं की जो पूंछ है वो तेल से चिपक जाती है। और जो आयनिक सिरा है, जो कि सोडियम धनायनित सिरा है आपके पास में, ये आपका सोडियम धनावेशित सिरा है। तो इसे कहते हैं हम लोग धनावेशित भाग, धनावेशित सिरा, धनावेशित हिस्सा। देखा सबको, ठीक है। इसे कहा जाता है पॉजिटिव सिरा। तो ये बच्चों आपके पास में पानी से, जल के साथ जुड़ जाता है, पानी से जल से ऐसे जुड़ जाता है, तो पानी से ऐसे चिपक जाएगा, ठीक है, जल के साथ में ऐसे दोस्ती कर लेता है, जबकि अंदर वाला सिरा जल से दूर भागता है। तो जो बेटा पानी के साथ में जुड़ा हुआ भाग है वो क्या करता है, अपने आप को घेर लेता। समझो इस चीज को कि तुम्हारे पास में पूरी सारी पूंछ इकट्ठी, सोचो एक फुटबॉल की तरह इकट्ठा हो गया। तो फुटबॉल का सेंटर देखा किसी ने, फुटबॉल देखी, फुटबॉल, तो एकदम फुटबॉल की तरह बेटा एक संरचना बन जाती है कि बीचों बीच में गंदगी है, तेल है, ये देखो बीचों बीच में तेल है, ठीक है, और ये तुम्हारी सारी पूंछ है, पूंछ पूंछ पूंछ। तो एक बिल्कुल फुटबॉल इमेजिन करो सारे बच्चे, फुटबॉल है ना, फुटबॉल के अंदर ऐसे पूंछ निकल रखी हुई है और बीच में तुम्हारा सेंटर में क्या है, तुम्हारा तेल है, गंदगी है, और ऊपर पानी है। तो फुटबॉल की तरह बेटा, तब तुम ऐसे कपड़ों को पानी में गुनगुन गुनगुन करते हो, ऐसे घसते हो, रगड़ते हो, तो क्या होता है कि ये फुटबॉल जो है लुढ़क लुढ़क के बाहर निकल जाती है ना, फुटबॉल जो है लुढ़क लुढ़क के बाहर निकल जाएंगी पानी के साथ में। तो इस प्रकार से तुम्हारा जो गंदगी है बेटा वो बाहर निकल जाता है, तेल जो है वो पानी के साथ में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो तेल, वसा, गंदगी जो है, इससे इस संरचना को बेटा मिसेल कहा जाता है। इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है मिशेल, ठीक है। जो संरचना हमने बनाई है बेटा, ये संरचना को कहते हैं मिसेल। आप ऐसा भी बना सकते हो, नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है बेटा। जिनको डायग्राम नहीं बनाने आता, ये बना लो या ये बना लो। तो ये संरचना जो होती है फुटबॉल की तरह, इसे कहा जाता है मिशेल, इसे क्या बोलते हैं, मिशेल कहा जाता है, ठीक है। और इस पे ही नंबर मिलता है, समझ गए, थम्स अप दो, समझ गए सारे बच्चे, जल्दी बोलो। तो ये होती है साबुन की सफाई। तो बेटा अधिकांश मैल तेलीय होता है और जल विरागी छोर इस मैल के साथ में जुड़ जाता है,
जल के अणु जलरागी छोर पर साबुन के अणु घेर लेते हैं, फलस्वरूप हमें मिशेल की संरचना प्राप्त होती है। संरचना का चित्र जरूर बनाइएगा, यहाँ पे चित्र बनाइए। मिशेल दिखता कैसा है, आपको प्रॉपर चित्र बनाना है बेटा। चित्र बनाओगे, इतना लिखोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है जितना आप सोच रहे हो कि मैडम हमको 4 पेज लिखना है कि 6 पेज। नहीं बेटा, जितना लिखवा रही हो उससे इतना लिखना, चित्र बनाना नहीं भूलना। यही चित्र आपको उठा के यहाँ पे टक देना है, पूरा नंबर मिलेगा बेटा। कहीं नंबर नहीं जा रहा तुम्हारा, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये थी साबुन की सफाई। तो कैसी लगी क्लास, जल्दी बताइए मुझे, बताइए मुझे कैसी लगी क्लास। थैंक यू सो मच शिवानी बेटा। अगर आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी बच्चों को भी ये क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। एंड बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर तुम इसी सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें एक एक चीज़ समझ में आए, तुम्हें लग रहा है कि मैम डर लगता है, अभी भी हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, ना विज्ञान में, ना गणित में, ना ही सामाजिक विज्ञान में, तो बच्चों तुम्हारे लिए यार, तुम्हारे लिए लेकर आए हैं अग्नि बैच, जो कि क्लास 10th के लिए बेस्ट बैच है बेटा। अगर तुमने ये बैच पढ़ लिया है, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अगर तुम्हारे 50-60 नंबर आते हैं ना, सीधा 80-90 पे जाओगे तुम लोग। और ये मैं लिख के दे रही हूँ, बस मेहनत तुम करते रहना बेटा, क्योंकि क्लास में हम पढ़ाएंगे, हम तुम्हें बिल्कुल रास्ता बताएंगे कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन पढ़ाई करने के बाद बेटा मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा, बस उतनी मेहनत चाहिए मुझे, बाकी तुम्हारे नंबर मैं दिलवा दूंगी भैया। तो ये तरीका है बेटा तुम्हारे पास, बेस्ट तरीका है बैच का खरीदने का। मौका कुछ समय तक ही है, वरना फिर बेटा बैच का जो टाइमिंग है चला जाएगा और फिर बैच महंगा मिलेगा तो फिर बोलिएगा नहीं। तो अग्नि बैच आपके लिए, आप कैसे करोगे, कॉल कर लीजिए 01247158 पर। अगर आपको नहीं पता, आप सारे बच्चे बेटा कॉल कर सकते हो। ठीक है, आपको सारी महत्वपूर्ण चीजें, PDF हो गया, क्वेश्चन हो गया, लाइव टेस्ट हो गया, सब कुछ बेटा इस बैच में मिल रहा है। तो कॉल कीजिएगा ऑन 01247158 पर ध्यान रखिएगा कि कॉल करने का जो समय होता है, समय आप सभी का बेटा कब है, कॉल करने का जो समय है वो है सुबह 10:30 बजे के बाद, सुबह 10:30 बजे के बाद आपको कॉल करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, आप लोग बाय कर सकते हो। ओके, ठीक है बेटा, एडवर्टाइजमेंट नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन डंका ठोक के हम लोग बोलेंगे हमारे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है। और मैं सच बता रही हूँ बेटा, रिजल्ट का मतलब स्टेट टॉपर ही निकालना नहीं होता। रिजल्ट का मतलब ये भी होता है जहाँ पे बच्चा पहले 2-2 नंबर लाने में परेशान हो जाता था, नहीं समझ में आता था, लेकिन उसने अपना रिजल्ट इम्प्रूव किया है, 50-60 नंबर की जगह बेटा 80-90 नंबर लेकर आ रहा है। ऐसे बच्चे हमारे लिए बेटा बहुत, मतलब टीचर के लिए बेटा हर बच्चा महत्वपूर्ण है। तो मैं सिर्फ यहाँ डंके की चोट पे कह रही हूँ बेटा कि रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतनी ही बात कर रहे हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अगली बात बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इसके बाद करेंगे IUPSC इन अगली क्लास। बाय बाय।